हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आगे के सारे चैप्टर आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बिल्डिंग योर एसेट्स। इसमें मैं बताऊंगा कैसे अपने आप एसेट्स बना सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है, क्योंकि बहुत सारे एसेट बनाने के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या वो वेज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स इसमें वो मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने एसेट्स बना सकते हैं। पहला, फिक्स डिपॉजिट। ओके, फिक्स डिपॉजिट मोस्टली इंडियंस यूज़ करते हैं इसको, ज़्यादातर आपके मम्मी पापा ने भी शायद से कर रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल सेविंग्स। कुछ ऐसे स्मॉल सेविंग्स करने के तरीके जो हमारी गवर्नमेंट ने निकाल रखे हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कुछ उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेंशंस एंड प्रोविडेंट फंड्स। इनके बारे में भी आपको बताऊंगा और कैसे आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। ओके, फिक्स डिपॉजिट कहने का मतलब आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपना कुछ अच्छा खासा अमाउंट एक जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है। ना आप उसे निकाल सकते हैं, है ना, और ना उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका वहाँ पे सेफ हो जाता है, और जहाँ पे वो सेफ है वहाँ से आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो आपका वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ भी होता रहता है ना। जैसे बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह, वो फिक्स डिपॉजिट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। Fixed deposits, commonly known as term deposit or time deposit, are financial instrument offered by banks and financial institutions where an individual deposit a sum of money for a fixed period at predetermined interest rate. Here's a concise introduction to fixed deposit. ठीक है, अब आप ये पैरा पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। फिक्स डिपॉजिट रिप्रेजेंट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट वेयर इन इंडिविजुअल डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी with a bank or financial institution for a predetermined period, typically ranging from few months to several years. तो इसमें मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल आपको एक बैंक में कुछ अच्छा खासा अमाउंट आपको जमा कर देना है, जिसको आपको हर साल उसका इंटरेस्ट मिलेगा, और ये कुछ टाइम पीरियड के लॉक हो जाता है। मतलब आप ना उसको यूज़ कर सकते हैं और ना आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इन केस बहुत ज़रूरत है, आपको निकालना है, तो आपका कुछ शायद से परसेंटेज डिडक्ट होता है इसमें। तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। आप एक बार ये पूरा पैरा पढ़ लीजिए। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। इन रिटर्न द डिपॉजिटर रिसीव्स अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन द इन देयर इन्वेस्टमेंट। देखा, इसमें लिखा है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें, विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। ठीक है, आपका जो टेन्योर है, आपका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर का टाइम पीरियड कहते हैं जिस टाइम पीरियड तक के लिए आपका डिपॉजिट उसमें लॉक है। फिक्स डिपॉजिट आर फेवर्ड फॉर देयर स्टेबिलिटी, लो रिस्क एंड गारंटेड रिटर्न। उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। ये सबसे एक तरह से बेटर एसेट है। इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं होता, पैसे डूबने या गिरने का कुछ भी नहीं। जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है ना, बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत रिस्क है। यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है ना। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपने जो पैसे हैं वो वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, अगर आप किसी नॉन कोऑपरेटिव बैंक में करवाते हैं, तो भाई उसमें भी आपका रिस्क के चांसेस ज़्यादा है। गवर्नमेंट में करेंगे तो बिल्कुल सेफर है, कहीं जाएंगे नहीं आपके पैसे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। वाइल एक्सेस टू फंड्स मे बी रिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द डिपॉजिट पीरियड, फिक्स डिपॉजिट ऑफर अ सिक्योर एवेन्यू फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन, स्टेडी इनकम जनरेशन। ओके, नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ बैंक्स जो फिक्स डिपॉजिट के इनके रेट हैं और किस कितने टाइम पीरियड के लिए ये हमें देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, एसबीआई का 3.5 से 6.5% तक है ना, 7 दिन से लेकर 10 साल तक है। ये अभी का फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट का रेट है। अगर आप कभी करवाने जाते हैं तो एक बार पहले गूगल कर लेना कि हमारे को कौन सा बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ज़रूर चेक कर लें। ये अभी के रेट इस टाइम जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। रेट डे मतलब हर साल का थोड़े टाइम में चेंज होते रहते हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे कैनरा बैंक कितना प्रोवाइड कर रहा है, एच डी एफ सी। अब आप सोच रहे होंगे ये 3.5 भी दे रहे हैं, 6.5, इसका मतलब क्या है। अगर आप जैसे कम टाइम पीरियड के लिए करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी कम मिलता है। अगर आप जैसे 10 साल 5 साल के लिए करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी मैक्स हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस जो है 7.5% दे रहा है, तो 7.5% वो आपको 1 साल वाले को नहीं देगा, वो 5 साल या 10 साल वाले को 7.5% देगा। तो यही है इन सारी चीज़ों में। देखिए, आप गूगल करके देख सकते हैं अभी आपके वहाँ के एक बैंक्स का क्या रेट चल रहा है, क्या पोस्ट ऑफिस का रेट चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एरियाज ऑफ फोकस। किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम फिक्स डिपॉजिट करते टाइम। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट रेट, कि हमें क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्या बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे टाइम हॉरिजन। ठीक है, अगर आप जैसे जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लेंगे, आप 5 साल लेंगे, 10 साल लेंगे, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। नेक्स्ट,
प्री मैच्योर विड्रॉल। ये क्या होता है कि अगर हमें प्री मैच्योर मतलब इन केस कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हमें पैसे निकालने पड़ेंगे, है ना, तो हम ये भी देखेंगे कि वो बैंक हमें अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ बैंक्स में क्या होता है, जैसे हमने 5 साल की मैच्योरिटी लगा दी, 5 साल तक हम निकाल नहीं सकते, लेकिन वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर आप 1-2 साल में भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कुछ अमाउंट सर्टेन अमाउंट कट जाएगा या फिर कुछ कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिसमें प्री मैच्योर के विड्रॉल वाली पॉलिसी भी हो, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी में, हम वो भी देख के चलेंगे, किसी में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, safety of the capital. We will go only go ahead with the nationalized banks or established private banks instead of cooperative banks। कहने का मतलब है हम गवर्नमेंट बैंक पे जाएंगे या फिर जो हमारे प्राइवेट बैंक जो बहुत एस्टेब्लिश, जैसे आपका एच डी एफ सी हो गया, आई सी आई सी आई हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, है ना, इनके बारे में मतलब दिक्कत इनमें भी आ सकती है, लेकिन इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, शायद से आपके अकाउंट भी इनमें ही खुल रखे होंगे। एस बी आई जो हो गया वो गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, आप उसमें खुलाइए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है ना, ये सारे बैंक है, इनके अपने नेम सुन रखे, तो हम इनमें फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट बैंक में करिए। गवर्नमेंट बैंक में हाँ ये होता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आपके पैसे पूरे सेफ हैं। ये नहीं कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे में नहीं है, उसमें भी है, लेकिन क्या पता क्या कब क्या कोई मुसीबत आ जाए किसी भी बैंक को। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप नेशनल बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक में अपने जो फिक्स डिपॉजिट है करें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कौन कौन से फिक्स डिपॉजिट के टाइप होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव डिपॉजिट एंड सेकंड है हमारा पे आउट डिपॉजिट। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, इंटरेस्ट इज एडेड टू द अमाउंट एंड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज पेड एट मेच्योरिटी। इसमें है कि आपने जैसे 5 लाख जमा कर रखे हैं और आपको 6% से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर साल आपको उस 5 लाख में ही आपका 6% ऐड होते जाएगा, 5 साल के लिए ऐड होगा, और जैसे ही आपका 5 साल पूरे होते हैं तब आपको एक साथ वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। और एक होता है पे आउट डिपॉजिट। पे आउट डिपॉजिट में क्या है, इंटरेस्ट इज पेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन द मैंडेट। ठीक है, इसमें है कि आपको हर महीने या हर साल मतलब जैसे जैसे भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पर एनम कर रहे हैं या पर मंथ कर रहे हैं या पर क्वार्टरली बेस्ड कर रहे हैं, तो वो जैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता है ऐड होता है, वो आपको आपने एक वहाँ पे एक और अपना बैंक अकाउंट लिखवा रखा होगा, उसमें आपके वो इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो ऐड ऐड उसमें डायरेक्ट आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जैसे जिसमें आपने फिक्स डिपॉजिट कराया वहाँ पे आपके 5 लाख सेफ है, और एक नए बैंक अकाउंट में आपका वो जो इंटरेस्ट है आता रहेगा हर महीने हर साल या फिर हर क्वार्टरली पे, जैसा भी आपने मैंडेट के हिसाब से उस टाइम करवा रखा होगा। तो ये होता है पे आउट डिपॉजिट। ठीक है, अगर आप ये भी करवा सकते हैं क्योंकि बेटर है, आपको इनकम मिलेगी, है ना। और दूसरा, मैं जैसे दोनों प्रेफरेबल हैं, दोनों सही है, आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का नाम यही है कि आप एक बार अपने पैसे जमा करते हैं, उनको यूज़ ना करें, है ना, तो उसको जब वो इंटरेस्ट अच्छा खासा हमें दे देगा मैच्योरिटी के टाइम पे तभी हम निकालें। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। हमें कुछ चीज़ें, ये पोस्ट मैच्योरिटी के इंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान देनी पड़ती है कि जब हम मैच्योरिटी के टाइम पे पैसे निकालेंगे तो क्या क्या रूल्स हैं कुछ। एक है रिन्यू प्रिंसिपल और दूसरा है आपका रिडीम प्रिंसिपल। इन दोनों में फ़र्क क्या है, रिन्यू और रिडीम से हम नाम समझ ही गए होंगे। रिन्यू में है इट कन्वर्ट्स द मैच्योरिंग फिक्स डिपॉजिट इनटू अ न्यू डिपॉजिट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी। इसमें क्या है, अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं अपनी मैच्योरिटी मतलब 5 साल जैसे ही आपके फिक्स डिपॉजिट कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिक्स मैच्योरिटी वाले दिन ही ये दोबारा 5 साल के लग जाएगा। अगर आप इसे रुकवाते हैं तो ये रुक भी जाएगा, अगर लगवाना चाहते हैं तो रिन्यू भी हो सकता है। आप डायरेक्टली बैंक से बोल सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मैच्योरिटी जो है रिन्यू कर दो, हमारी फिक्स डिपॉजिट बढ़ा दो। और नेक्स्ट है रिडीम प्रिंसिपल। इसमें क्या है, इट रिलीज द मनी इन द रजिस्टर बैंक अकाउंट विद द बैंक। इसमें है कि आपकी जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट होती है तभी वो पैसे आपके रिलीज कर देगा सारे और विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होता है रिन्यू और रिडीम है, पोस्ट मैच्योरिटी के टाइम की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा फिक्स डिपॉजिट ख़त्म हो गया है। फिक्स डिपॉजिट आपको, मैं अगर प्रेफर बोलूँ तो आप कुछ सर्टेन अमाउंट जिस पैसे का, अगर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आती है या फिर आपके पास एक कोई एक्स्ट्रा इनकम पड़ी है, तो आप उसको, जैसे कुछ लोग होते हैं कि गुल्लक में या फिर सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसे पैसे जमा करते हैं जो उनको यूज़ करने ही नहीं है ना, यूज़ करते नहीं है, वो किसी और बैंक अकाउंट से यूज़ करते हैं, उसमें पैसे पड़े हुए हैं, है ना, तो उसको जाके फिक्स डिपॉजिट करा लो, आगे आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिलता रहेगा और आपके वो पैसे भी एक तरह से सेफ रहेंगे। तो आप फिक्स डिपॉजिट का हमारा जो टॉपिक था वो एंड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल सेविंग्स। ये स्मॉल सेविंग्स क्या हैं, ठीक है।
The next asset class that we will talk about is small saving schemes. The government of India, along with its institution, runs various small saving schemes. These small saving schemes are created keeping in mind the needs of the individual saver. ठीक है, ये स्मॉल सेविंग मतलब एक तरह से मैं बताऊँ तो छोटे लोगों के लिए, जैसे मतलब कुछ रूरल लोग जो होते हैं, जैसे किसान वगैरह होते हैं, या फिर मिडिल क्लास फैमिली, जो पुअर फैमिलीज आती हैं ज़्यादातर, है ना, उन्हीं के लिए ये स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने। बहुत सारी स्कीम्स है, मैं आपको उन्हीं स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट हम करते हैं क्या क्या स्कीम्स हैं वो स्मॉल सेविंग की, हम देखते हैं। पहला है हमारा किसान विकास पत्र, है ना। हाँ, तो 2020 मई में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी किसान विकास पत्र। इसमें क्या है, इसमें आपको, अगर आप इसमें अपना पैसा जमा करते हैं, आपको 7.5% एनएम पर एनएम के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और एक और दावा वो करते हैं, अगर आप 115 महीने के लिए अपने पैसे उसमें लॉक कर देते हैं तो आपको जितना आपने पैसा जमा करा उसका डबल मिल जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप 115 महीने मतलब हो जाते हैं आपके 9 साल 10 महीने, 9 साल 10 महीने तक अपने पैसे जमा कर देते हैं, तो आपके वो 5,000 जैसे आपने जमा करा है तो 5,000 के 10,000 हो जाएंगे, 10 लाख जमा करें 10 लाख के 20 लाख हो जाएंगे। 115 महीने में आपके जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी मई 2020 में, मेनली जो किसान हैं इनके लिए निकाली थी, है ना। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल की, तो इसमें आप 2.5 साल बाद शायद से प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है 7.5 पर एनम, है ना, इसको कम हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। आप मैंडेट पढ़ सकते हैं कितना रिड्यूस होगा, 7.5 या 7 6 कुछ भी हो सकता है, तो आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और आप अगर आप इसको करवाना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसान हैं या फिर कोई भी है आपके नोन में कि उससे करवाना चाहते हैं, तो आप नियर बाई अपने बैंक्स में, है ना, गवर्नमेंट बैंक्स में जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात, क्या कहते हैं, किसान विकास पत्र की। नेक्स्ट हम करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक और एक ऐसी स्कीम, ओ सॉरी, मैंने आपको जो बताया था कि मई 2020 में किसान विकास पत्र निकला था, नहीं वो पहले निकल चुका था। मई 2020 में शायद से इंटरेस्ट इतना था, 7.7 था, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इसमें 7.5% पर एनम है। अभी जब आप इसे क्या कहते हैं करने जाएंगे, चेक करेंगे, तो एक बार गूगल कर लेना, क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं। और यही जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी जो गिवन है वो 7.7% पर एनम है। कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये 5 साल की मैच्योरिटी देता है, आप 5 साल तक इसमें आपके जो पैसे हैं वो जमा हो जाएंगे, है ना। और प्री मैच्योर विड्रॉल की भी कुछ कंडीशंस होंगी, उसमें क्या है, शायद से आप 1 साल के अंदर आप निकाल सकते हैं, आपका कुछ शायद से मनी डिडक्ट होगा आपका, है ना। और यही हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% पर एनम अभी आपको मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं आप जिस भी टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, इसमें उनको 8.2% पर एनम मिलेगा, जिनकी एज 60+ होगी आई थिंक, जो अभी वर्क नहीं कर रहे होंगे। और इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल, हाँ आई थिंक 5 ईयर्स का ही है। इसके लिए भी आप अपने जैसे आपके दादा दादी हो गए, या फिर आपके मम्मी पापा जो बड़े हो जा मतलब हो गए, एज हो गई जिनकी, उनके लिए आप करवा सकते हैं। ये स्कीम भी काफ़ी अच्छी है, 8.2% पर एनम काफ़ी अच्छा रिटर्न है, जितना बैंक्स वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जैसे अगर आप पेरेंट है, आपकी कोई लड़की होती है, तो 10 साल के अंदर, जब तक वो 10 साल की नहीं होती, उससे पहले आप उसका ये अकाउंट खुलवा दीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना। आप इसमें जितने पैसे जमा करेंगे 8.2% पर एनम आपको मिलेगा। और 21 साल जैसी, या तो गर्ल आपकी जो बेटी है या फिर आपकी लड़की है, 21 साल की अगर वो होती है, तब जाके आप उसकी मैच्योरिटी कर सकते हैं। ये मतलब मेनली जो गवर्नमेंट ने बनाया था कि उनकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए आप ये योजना है, ये गवर्नमेंट ने निकाली थी। 8.2% पर एनम मिलेगा, है ना। अभी आप चेक कर सकते हैं कितना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और इसमें ये है कि या तो लड़की जब 21 साल की होगी तब मैच्योरिटी हो जाएगी और इसकी स्कीम की, या तो अगर इस स्कीम को 21 साल हो जाते हैं, ठीक है, जो पहले होगा उस हिसाब से मैच्योरिटी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है। इसमें क्या आपको 7.4% पर एनम, ओ एक सेकेंड, हाँ, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम क्या है, इसमें आपको 7.4% पर एनम मिलेगा। बट इसमें फ़ायदा ये है कि आपको हर मंथ कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मतलब 7.4 को आप कर लीजिए 12 से, है ना, तो आपको कुछ परसेंटेज आपको हर महीने मिलता रहेगा। इसमें पर एनम मतलब पर एनम में पूरा 7.4% मिलता है, और हर महीने में आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलता रहता है, और मतलब ऐड होता रहता है आपकी स्कीम के अंदर। और इसमें 5 साल की मैच्योरिटी है, 5 साल में ही आप इसमें 5 साल के बाद ही आप इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो यही कुछ स्मॉल सेविंग
सेविंग स्कीम्स हैं, और भी काफ़ी सारी हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग आजकल मतलब रूरल एरियाज़ के लोग जो ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं, जो अपने पैसे बचाना चाहते हैं, सेफली चलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते स्टॉक मार्केट या इक्विटी में लगा के, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये आपके लिए बेस्ट है सेविंग करने का। अगर आप कम कमाते हैं तो आप सॉरी तो आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे जाके अपनी जो सेविंग स्कीम्स है ये ओपन करवा सकते हैं। नोट, प्लीज़ चेक ऑल द इंटरेस्ट रेट बिफोर अप्लाइंग। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो, जब भी आप बैंक से बात करने जाएंगे, तो एक बार इंटरेस्ट रेट चेक कर लेना। कहीं आप सोचे कि इतना मिल रहा था लेकिन अभी इतना नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ चेक कर लेना। ये मैं अभी के इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ, आगे चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चेक कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारा पेंशंस एंड प्रोविडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे पेंशंस क्या होती है और प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, ठीक है। द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस इज अ वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004 with the aim of providing retirement income to all citizens. The scheme is managed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA। तो इसमें क्या है, जैसे आपने सुना होगा पेंशन किसको मिलती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको मिलती है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो हम जैसे प्राइवेट लोग जिनके पास अगर नौकरी भी नहीं है ना, जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है या फिर जो सैलरीड पर्सन है प्राइवेट कंपनी में भी, तो वो भी एनपीएस में जाके मतलब नेशनल पेंशन स्कीम खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या क्या आपका मिलता है, क्या क्या फ़ायदे हैं एनपीएस में। क्या है एक और चीज़, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एसेट क्लास में आपको बता रहा हूँ। एसेट क्लास मतलब एनपीएस में ऐसे नहीं कि कुछ कोई फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इसमें वो आपको एक एसेट देंगे कि आपको किस एसेट में इन्वेस्ट करने अपने पैसे, और वो गवर्नमेंट अपने आप संभालेगी और आपको इसमें इंटरेस्ट उतना मिलेगा उसके आप। जैसे पहला है आपका ई, नेक्स्ट है आपका ई जी, थर्ड है सी एंड ए। अब मैं बताता हूँ ये ई जी सी ए क्या है। ये चार एसेट क्लासेज हैं, तो ये चार एसेट क्लासेस है, इन चारों को बताता हूँ क्या क्या है ये। पहला है हमारा ई, ई मतलब है इक्विटीज़। इक्विटीज़ जैसे हमने बताया कंपनीज में, ठीक है। पहला हमारा इक्विटीज़ है, कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं पैसे इसमें, है ना। आप वो आपसे पूछेंगे कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम करनी है तो आपको किस में करना है ना। तो पहला वो देंगे आपको इक्विटीज़, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट खुद करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब आपको आगे बताऊंगा ये बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ये बताऊंगा ये। और आपको दूसरा वो एसेट देते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। तीसरा है सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनी के कुछ बॉन्ड्स होते हैं या उनमें इन्वेस्ट करना है। या नेक्स्ट है आपका ए आर ई आई टी एस एंड ई टी एफ। ई टी एफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और आई टी आई क्या है, और आर ई आई टी एस क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये चार एसेट क्लासेस मिलती है एनपीएस में कि आपको किस में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इक्विटी में करने हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करने हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या आर ई आई टी। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। जैसी कंपनी चलेगी, जैसा बॉन्ड चलेगा, जैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर आर ई आई टी ई टी एफ चलेगा, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बस आपको इनमें से एसेट क्लास चूज़ करना है कौन से में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट अपने आप खुद देगी ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड आर लॉन्ग टर्म सेविंग व्हीकल्स डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। These funds are established and managed by the employers of the government with contribution made by both the employer and the employee। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है, कंपनी में काम करते हैं, तो आपने सुना होगा कि आपका पीएफ कट रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी में से आपका पीएफ कटता है, वो सेव होता है ना, पीएफ कटता है, ये बहुत सुना होगा आपने। तो आपको यही बताऊंगा क्या क्या पीएफ होते हैं। तीन टाइप के पीएफ होते हैं। पहला होता है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो आपका आपकी कंपनी में कटता है। दूसरा होता है हमारा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका आपकी कंपनी से कटता है, लेकिन इसके बारे में किसी मोस्टली मैं कहूँगा लोगों को पता ही नहीं होगा आई थिंक। नेक्स्ट होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपका कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है, उन लोगों के लिए है जो कंपनीज में काम नहीं करते। तो ईपीएफ है पहला, जिसमें क्या है कि आपकी सैलरी में से 12% ईपीएफ को जाएगा। कहने का मतलब है आपका वहाँ पैसा जो है वहाँ सेफ होगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि आपकी जब सैलरी आती है तो आपका कुछ प्रोविडेंट फंड करता है, तो वही है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
ठीक है, वहाँ से आपकी सैलरी में से 12% आपका डिडक्ट होता है और वहाँ जाके सेव होता है। ठीक है, इसमें आपको पर एनम 8.25% मिलता है, आपको कंपनी से एक यूएन नंबर मिलता है। ठीक है, उससे जाके आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपना ईपीएफ वगैरह। ठीक है, 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है वो, और 8.25% पर एनम अभी के हिसाब से ये चल रहा है, आगे पता नहीं क्या रेट होगा। अभी जो चल रहा है वो रेट ये है, आपका 8.25% से ये आपका बढ़ता रहेगा। और इसमें ये मैच्योरिटी होती है 5 साल तक आप निकाल नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि अ, मैं क्या कहते हैं, मैंने अगर वो कंपनी छोड़ दी है ना, तो उसके बाद फिर मेरे तो वो ईपीएफ निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। जैसे लोग अपने, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो तो बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको जो वो नंबर प्रोवाइड होता है ना, अगर आप उस कंपनी को 1 साल या 2 साल में छोड़ भी देते हैं, कुछ महीनों में भी छोड़ देते हैं है ना, और आपका पीएफ वहाँ कटता था, तो अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे वो नंबर दे सकते हैं और आपका वहाँ से जो पीएफ है वो कंटिन्यू होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से पीएफ निकालने की कोई नीड नहीं है, और 5 साल की से मैच्योरिटी होती है, 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। ये सेम ईपीएफ की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि अगर आप अपनी सैलरी का 12% नहीं, उससे ज़्यादा करना चाहते हैं, या 14% या 16% कटना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, उसमें सेव करना चाहते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। बट एक और उसमें चीज़ होती है कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपका ओनर है कंपनी का, या जो फिर जो भी उस कंपनी को संभाल रहा है, अगर वो भी उतना परसेंट ऐड करना चाहते हैं तभी जाके आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये मैंने आपको बताया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कंपनीज या जो सैलरीड पर्सन नहीं है, जो किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, जैसे जिनके कोई दुकान वगैरह है या कोई बिजनेस वगैरह है, जो ऐसे नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, इसमें आपको 7.1% मिलता है पर एनम। ठीक है, आपको 7.1% पर एनम मिलता रहेगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली अपने पैसे सेव कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी है ये काफ़ी टाइम पीरियड की है, 15 साल की मैच्योरिटी है। 15 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। और आप बाकी अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, एक बार मैंडेट पढ़ लेना कि कितना डिडक्ट होता है, कितने टाइम पीरियड के बाद निकाल सकते हैं कुछ भी। तो ये है, तो ये 3 टाइप के फंड्स होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वॉलेंट्री और पब्लिक। एम्प्लॉय मतलब आपकी जो सैलरी में से कटता है वो, वॉलेंट्री अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी से ज़्यादा कटवाना चाहते हैं तो वो, उसके लिए कंडीशन एक और है कि एम्प्लॉयर को भी, मतलब जो आपके बॉस हैं, ओनर है या फिर जो भी है, वो भी अगर कंपनी से 14% 17% देते तब जाके आपका वो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में आएगा, अदरवाइज नहीं। और सेम इंटरेस्ट मिलता है उसमें। ठीक है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है, 7.1% पर एनम मिलेगा इसमें। 15 साल के लिए आपका लॉक इन हो जाएगा, इसमें 15 साल से पहले आपका विड्रॉल नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट, और हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं एक कोट पढ़ के। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बड़ा अच्छा कोट है जिन्होंने इसमें लिखा है, अ शिप इज़ ऑलवेज सेफ एट द शोर बट दैट इज़ नॉट वट इट्स बिल्ड फॉर। है ना, शिप जो है, जो एक शिप है वो हमेशा किनारे के पास सेफ रहती है, लेकिन जो शिप मेनली इस चीज़ के लिए तो बनी नहीं है ना, अब उसको समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें झेलनी पड़ेंगी। तो हम भी वही हैं सेफ, है ना, कि हम जो बैठे हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारे जो दिमाग है वो इसलिए नहीं यह दे रखा कि हम फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करें या फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करें। हमारे दिमाग का पूरा यूटिलाइज करके जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इसको भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी आगे जो फ्यूचर फाइनेंस गोल्स हैं, है ना, आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा दें। तो यही इस चीज़ का मतलब है। आई होप कि आप इस कोर्स से काफ़ी इंप्रेस होंगे। ओके, तो इस चैप्टर को अब एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कुछ भी चीज़ और भी इसके बारे में जाननी है, या तो आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी, कोई भी चीज़ का कोई भी दिक्कत है कि आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में भी जानना है तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय।